हेलो बेटा, चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4। जहां तक हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चंस के ऊपर, तो क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी यहां पर यू दी है। और मैंने बोला था कि आपको दो ऐसे एंगल हैं जहां पर आपकी रेंज सेम होती है। दूसरा एंगल हमारा कितना होता था, 90 माइनस थीटा। और इसको भी मैंने सेम स्पीड से फेंका किया। जब दोनों दो पार्टिकल को अलग अलग एंगल पर फेंका गया और उनकी रेंज सेम आती है, तो वो एंगल हमारे होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, इन दोनों की रेंज हमारे पास क्या है, रेंज दोनों की सेम है। अब देखिए, हमने पीछे जो रिलेशन देखे थे, कुछ देख लिए थे कि हमारे पास अगर मैक्सिमम हाइट को अगर जोड़ा जाए इस पर्टिकुलर केस में, तो वो जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। हमने इस तरीके का रिजल्ट देखा था। और ये भी बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर स्क्वायर किया जाए और उनको भी अगर जोड़ा जाए तो वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। इतनी बातें हमने पीछे करी थी इस पर्टिकुलर केस के लिए। हम और भी इसमें अच्छे अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम निकालें टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल के लिए तो लिखोगे आप 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 2u sin 90 माइनस थीटा और ये अपॉन जी। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2u cos थीटा अपॉन जी। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, इसको इक्वेशन सेकंड लिख दो और इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड कर दो, तो देखो एक और रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। वो क्या आएगा, तो आएगा T1 बाई टी टू इज इक्वल टू टेन थीटा। T1 बाई टी टू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट अगर दिया है एक का, और एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया स्टार्टिंग का, तो दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट हम डायरेक्ट यहीं से बता देंगे। देखिए इस रिजल्ट का कितना हमारे लिए फायदा हो गया। हम आपसे यहां से क्या बता रहे कि पहले वाले का अगर आपको दिया है यहां पर कि इसका थीटा दिया है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, तो बताओ दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम अगला पॉइंट देखें, अगर हम यहां से बात करें, हमारे पास हाइट के लिए बात करें, तो हाइट कितना लिखोगे, थीटा एंगल के लिए हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको आप चाहो इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, h2 लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन का 2g। और ये बन जाएगा आपके पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। इसे लिख दिया आपने इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। तो देखिए यहां से कितना आ गया हमारे पास, यहां से आ जाएगा h1 बाई h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से टेन थीटा लिखोगे तो आप लिख सकते हो अंडर रूट में h1 बाई h2। देखिए अगर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट एक का मैक्सिमम हाइट दिया और एक का एंगल अगर आपको दिया है जिस पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उसी की अगर आपको मैक्सिमम हाइट दी है, तो दूसरे वाले की जो रेंज जो सेम आएगी उसकी कितनी मैक्सिमम हाइट होगी वो भी इस रिजल्ट से आप निकाल सकते हो। तो देखिए हमारे लिए ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसके ऊपर भी बात आ जाए। तो अगर देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे रिजल्ट का यूज आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चंस में दिखेगा वो जे एडवांस की पर्पस में भी दिख सकता है ना। कोई एक पर्टिकुलर केस ले लिया, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बनके दूसरे चैप्टर में यहां पर इन्वॉल्व करवाया जा सकता है। खैर अभी के लिए क्या है कि आपको लिए नीट और जेईई मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। अच्छा, आप यहां से ये बात करना चाहते हैं कि हमको रेंज का रिलेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारे पास आ रहे हैं दोनों के, वो किस तरीके से हो सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए क्या है, जांच चले। ये रेंज हमारे पास जो R1 R2 लिखा है, इसे आप तुम R भी लिख सकते हो। अब जरा देखो, मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास इस पर्टिकुलर केस को मैं इसको टाइम मान सकता हूं t, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और दूसरे वाले का t2 मान लेते हैं। तो t1 हम लिख रहे हैं 2u sin थीटा अपॉन का g।
इसी तरीके से T2 क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 2u cos थीटा अपॉन जी। अभी पीछे देखा था हमने, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा, ये आपके पास हो गया। रेंज देखिए हमारे पास, रेंज r लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, तो लिखोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसे क्या लिख सकते हो, तो यू स्क्वायर अलग कर दो, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है। मैंने बोला कि इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। इक्वेशन फर्स्ट इसे थर्ड बोल सकते हो आप, अपॉन जी, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए। आप इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ करिए और देखिए क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, तो करिए। तो आएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, यहां से बन जाएगा हमारे पास 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। आप इस रिजल्ट से थोड़ा कंपेयर करिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए, इसको अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, 2 अलग कर दो और यू स्क्वायर और साथ में 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक साइड अलग कर दो और अपॉन में जी इधर कर दो और इंटू का जी इधर कर दो। अब ये हमारा क्या बन गया, रेंज बन गया। ऊपर से देखिए इक्वेशन थर्ड से रेंज बन गया। तो आप लिख सकते हो T1 T2 की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास हो जाएगी 2r अपॉन जी। ये एक और रिजल्ट, ये जेईई मेन का पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इनसे संबंधित हमारे पास ऐसे रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक हाइट का और देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये बात बन गई, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात बन गई। चलो और देखो, हमारे पास h जो है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरा h हमारे पास दिया है वो है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है। अब इन दोनों का हम लोग एक काम कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई करो पहले। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, देखो क्या बन के आएगा, हमारे पास बन जाएगा h1 इंटू का h2 इज इक्वल टू यू की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन का 4g स्क्वायर। क्लियर है। और देखो भाई साहब, हमारे पास ये टर्म बन गया। मैं एक काम करता हूं कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर लेते हैं। रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4 यू की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और यहां पर बन जाएगा आपके पास 16 और जी स्क्वायर। आप इसको मान लीजिए कि इक्वेशन हमारे पास ये 4 है। एक काम और करते हैं हम लोग, इक्वेशन थर्ड का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए क्या बन के आएगा, इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर करिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू की पावर 4, और ये 4 भी हो जाएगा आगे, वो 2 जो लिखा है वो आगे 4 बन जाएगा, यू की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन का जी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 5 कर लो। अगर हम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से देखें तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास दिया है h1 h2, h1 h2 जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, तो h1 h2 ऊपर वाला सारा टर्म सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका ये 16 बचा हुआ है। तो आपके पास ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप लिख सकते हो 4 अंडर रूट में h1 h2। ये खत्म। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसीलिए सारे लिंक आपको सब कुछ बता दे रहा हूं। अब जरूर ये जेईई मेंस में आता ना, आगे फ्यूचर में आता, ये तो मैं हर बार बताता ही हूं बच्चों को। ठीक है, ये रिजल्ट मैं क्लास में डिस्कस करता ही हूं। तो सारे पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर लोगे, सारे पॉइंट्स अगर सब कुछ तुम्हें पता है, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर उससे हटके आना ही नहीं है।
पेपर तो उसी से मिलता जुलता आता है, ठीक है। और कुल मिला के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर भी लोगे, कोई बहुत बड़ा टास्क है भी नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए एक जेईई मेन में एक क्वेश्चन आया था, वो देखिए क्या है। हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ कर रहा है, ठीक है, जहां तक है जेईई मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है ये। देखिए एक पार्टिकल जिसकी रेडियस आर दी है और इसका पूरा का पूरा एक सर्कल लगाने में जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी है, ठीक है। कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टी है, और जो जिस पाथ पर चल रहा है उसकी रेडियस हमारे पास सर्कुलर पाथ है, रेडियस इसकी आर दी है। अब क्वेश्चन में यह है कि अगर यहीं पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन किया जाए और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है, यहां पर आपके पास वेलोसिटी यू दी गई है, तो इसका ये बताया जा रहा है कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो आपके पास 4r गिवन है। अब ये r रेडियस है, ध्यान रखना, जो 4r दिया है वो रेडियस ही दी है इसकी। इसका कहना है कि जो मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो रेडियस के 4 गुने है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ कि इसका थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ये आपको सर्कुलर ट्रैक दिया और साथ में इसको बोला गया है कि सेम जगह पर अगर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट किया जाता है किसी यू स्पीड से थीटा एंगल पर, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो रेडियस के 4 टाइम्स होगी। तो बताओ थीटा कितना होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, देखिए जरा समझिए, छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास हम जानते हैं कि अगर स्पीड को निकालेंगे, अगर मान लो कि एक पार्टिकल यहां पर अगर ये चल रहा है तो सेम स्पीड से, जिस स्पीड से यहाँ पे चल रहा है उसी स्पीड से प्रोजेक्ट भी किया गया। ये और क्वेश्चन में है कि पार्टिकल जिस स्पीड से इस पे घूम रहा है उसी स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया। तो जरा देखिए यहां से यू को क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक सर्कल पूरा चलने में कितना डिस्टेंस होगा, 2πr, और कितना समय लग रहा है वो r। आपके पास यू ही आ गया। बाकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम हाइट को और दिया क्या है 4r के बराबर, और होता क्या फॉर्मूला है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से ये 4r, यहां पर आपके पास यू स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन का टी स्क्वायर, और ये भी आपके पास 2 है और यहां पर g हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 4 से 4 कट गया, एक r से एक r कट गया, हमारे पास क्या बन गया, देखिए यहां से बन जाएगा आपके पास 2g स्क्वायर अपॉन का पाई स्क्वायर, और ये बन गया r, और ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। आपसे थीटा पूछा गया था तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन। एक काम करते हैं, यहां पर पहले आप निकाल लीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2g स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r, और यहां से थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स रूट में 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए इस पर एक और हम नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसी के आगे एक और चीज देखते हैं। देखिए यहां से ध्यान से सुनना, ऐसा मैं एक केस लेता हूं, आप इसे कॉन्सेप्ट समझिए। अभी केस 1 देख लेते हैं। समझिए कि इस पर एक ऑब्जर्वर है जो यहां पर यू स्पीड से एक बॉल को फेंकता है थीटा एंगल पर, और इस गाड़ी की या ट्रॉली कह सकते हो, ये ट्रॉली है, ट्रॉली किसी v स्पीड से चल रहा है, मतलब एक गाड़ी चल रही है और उसी पर एक ऑब्जर्वर है। तो जरा सोचो कि अगर ये ऑब्जर्वर कुछ ना करे तो ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से चल रहा है, तो बोलेंगे v से। लेकिन अगर उसी चलते हुए गाड़ी पर अगर वो प्रोजेक्टेड कर दे बॉडी को u स्पीड से, तो फिर क्या होगा, ग्राउंड पर देखने वाले बंदे को इसकी वेलोसिटी एडिशनल लगेगी, v प्लस का
जो आप ये कर रहे हो। तो ध्यान से सुनिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस कंपोनेंट पे डिपेंड करता था, प्रोजेक्टाइल मोशन के किस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो आपको मैंने बताया था कि वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। सेम हाइट किस पे डिपेंड करती है, वो भी किस पे डिपेंड करती है, तो वो भी किस पे डिपेंड करती है, वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात बताइए कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी गई है या वर्टिकल दी गई है। तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टली दी गई है। अगर हॉरिजॉन्टली दी गई है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके वर्टिकल वाले कंपोनेंट पर इसकी वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो उसकी वही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा सिर्फ रेंज में, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो टाइम ऑफ फ्लाइट का है, मतलब ये हमारे पास जो प्रोजेक्टेड है उसका कंपोनेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टली में एक और चीज बढ़ गई जो ग्राउंड पर आपको एडिशनल दिखेगी। तो हम अगर बोलें कि यहां पर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है और रेंज कैलकुलेट करनी है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये बॉल ऐसे जाएगी और इस तरीके से ग्राउंड पर पहुंचेगी। पॉइंट कुल मिला के हमारे पास इसके हाइट को और इसकी चीज को हम लोग यहां पर निगलेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना कि मैन कितनी हाइट से ऊपर से प्रोजेक्ट कर रहा है और जिस पे ट्रॉली पे खड़ा उसकी हाइट कितनी है। जब तक इसके हाइट के बारे में बात ना किया जाए तब तक आपको इसकी हाइट के में कोई भी चीज सोचनी नहीं है ना, हाइट के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको हाइट के बारे में सोचना है, और अगर मेंशन नहीं है तो आपको यही मानना है कि सब कुछ ग्राउंड से ही हो रहा है। ऐसे समझिए कि इस बॉल को ग्राउंड से ही फेंका गया, अगर हाइट के बारे में कोई चर्चा ना किया जाए तो। ठीक है, चल तो हमको इसका ये मैक्सिमम हाइट देखना है। समझिए, सबसे पहली बात है मैंने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलने से वर्टिकल में कोई चेंज नहीं। तो आप क्या लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही आएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, तो भी कोई चेंज नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बट रेंज में चेंज आएगा। रेंज क्या लिखोगे, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो आप लिखोगे u cos थीटा इनटू का v, तो मतलब प्लस का v, क्योंकि आप जानते हो ग्राउंड पर वो तो चल ही रहा था, साथ साथ में एक कंपोनेंट इस बॉल को और मिल गया, तो ग्राउंड पर आपको और एडिशनल देखने को मिलेगा। यह बिल्कुल वैसी बात है कि एक ट्रेन है और ट्रेन में हम लोग अंदर बैठे हैं, ग्राउंड पर कोई खड़ा हुआ बंदा देखे, जब ट्रेन में हम चले तो सोचो ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो हम चल ही रहे हैं और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन को देखोगे तो आपको और उसमें एडिशनल वेलोसिटी देखने को मिलेगी। कुल मिला के यही है। और इनटू टाइम, तो टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे u sin थीटा अपॉन जी। तो इसकी रेंज ऐसे निकाली जाएगी, ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। पहले क्या लिखते थे तुम, पहला अकेला लिखते थे सिर्फ u cos थीटा। अब हमारे पास एक एडिशनल टर्म और बढ़ गया, वो है प्लस का v, क्योंकि चलती हुई गाड़ी पर तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया है, इसलिए ये है इसका केस 1। और अगर केस 2 किया जाए, वो देखिए ट्रॉली इधर ही चल रही है, बट इसने प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बॉल का पीछे की तरफ कर दिया। ठीक है, यहां से समझिए हमें इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो पहले तुम सोचिए किस पर असर पड़ेगा इस पर। बोलो भैया किस पर असर पड़ेगा, मैंने अब एक्स पॉजिटिव को इधर मान लिया, तो किस पर असर पड़ेगा, तो असर अभी भी पड़ेगा हमारे पास रेंज पे ही, क्योंकि वाई कंपोनेंट पर अभी भी इसकी वेलोसिटी नहीं है। जो ट्रॉली की है वो किस पर है, हॉरिजॉन्टली है। और रेंज किस पर डिपेंड करती है, किस कंपोनेंट पर, हॉरिजॉन्टल वाले पे, एक्स कंपोनेंट पर। जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है, हाइट, वो करता है आपका वाई कंपोनेंट पर, तो उसमें अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ क्या लिखोगे अब, अगर ये बॉल पीछे की तरफ गई है ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, u cos थीटा या v, बोलो भैया। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल अगर पीछे की तरफ जा रही है, ट्रॉली भी चल रही है
और बॉल पीछे की तरफ गई ओवरऑल, तो वेलोसिटी कौन सी ज्यादा होगी, यू कॉस थीटा या वी, यू कॉस थीटा होगी। ठीक है, तो आप लिखोगे यू कॉस थीटा माइनस का वी, क्योंकि अब अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्वेश्चन ये आता ना कि v माइनस का यू कॉस थीटा होगा या यू कॉस थीटा माइनस का v होगा। यही मैंने आपको बता दिया कि पीछे की तरफ गई है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ज्यादा होगी इधर से, तो आपको यही घटाना होगा। साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए तो हो जाएगा 2u कॉस साइन थीटा अपन का जी। अब रेंज हमारे पास ये आ गई। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन में आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। देखिए, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया 37 डिग्री पर, इसकी ट्रॉली की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस का समझिए। मैंने इसके हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए और आप आंसर निकाल लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बाकी एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, देखिए नोट कर लो इसे। एक बॉल इधर की तरफ u स्पीड से फेंकी जा रही है थीटा एंगल पर, ये वेलोसिटी इसकी v दी है। और सेम इधर दूसरी बॉल ये फेंक रहा है इधर की तरफ भी सेम स्पीड u से और एंगल थीटा से, सेम एंगल सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है। इधर की तरफ जा रही है तो रेंज हमारे पास आ रही है r1, और इधर की तरफ ये फेंक रहा है तो रेंज आ रही है r2। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग r1 r2 ये गिवन है, ध्यान रखना, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि r1 r2 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में आपके पास u cos थीटा प्लस v होगा और इधर की तरफ u cos थीटा माइनस का v होगा, तो रेंज इधर की कम होगी इधर की ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है r1 r2 गिवन है, थीटा और u भी गिवन है, v भी गिवन है, ये सब गिवन है। आपको ये बताना नहीं, सॉरी थीटा गिवन नहीं, थीटा कैलकुलेट करना है आपको कि थीटा कितना होगा जिस पर r1 r2 रेंज हमारे पास ये निकल के आए। थीटा आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन? तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, अगर हम यहां से बात करें तो पहले आप रेंज का फॉर्मूला लगाइए। तो पहला r1 रेंज क्या लिखोगे, u cos थीटा प्लस का v, और हमारे पास हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन का g। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, r2 u cos थीटा माइनस का v और 2u sin थीटा अपॉन का g, आपकी रेंज ये हो गई। मैं इससे क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करता हूं पहले। तो r1 प्लस r2 क्या होगा, r1 r2 में ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2u sin थीटा, पहले आप cos वाला ही लिख लो, 2u cos थीटा हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए। फिर इधर से क्या लिखोगे आप, 2u sin थीटा, ये तो कॉमन ही आना था दोनों में, तो आपके पास आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी। अब आपके पास ये रिजल्ट कितना आ गया, तो आप लिखोगे 4u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन का जी। आप इसे इक्वेशन थर्ड लिख सकते हो। और देखिए, चलिए आगे यहीं से देखते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, अब r1 माइनस r2 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड घटा रहा हूं।
तो क्या बन जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए, हमारे अगर इन दोनों में से इसको घटाते हैं तो ये वाला टर्म कट जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा आपके पास 2v और इधर बन जाएगा आपके पास 2u sin थीटा अपॉन का g। ये तो कॉमन है, ये तो आना ही है ये। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, आपके पास बन गई 4uv sin थीटा अपॉन का g। आप इसे चाहें तो इक्वेशन लिख सकते हैं 4। अगर हम इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 4 से, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन r1 माइनस r2 इज इक्वल टू, तरह से देखिए वहां से साइन थीटा कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, एक यहां से एक u बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर एक u बचेगा और ऊपर एक cos थीटा बचेगा, ठीक है, बाकी तो सब कट जाएगा और एक नीचे बचेगा v, ये आएगा कुल मिला के। अब देखिए यहां से क्या होगा, आपको यहां से cos थीटा निकालना था थीटा, तो यहां से लिखोगे आप BYU और ब्रैकेट में इधर लिखोगे R1 प्लस R2 अपॉन का R1 माइनस R2, और यहां से अगर आप देखोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, लिखोगे cos इनवर्स U बाई V और यहां से हो जाएगा सॉरी V बाई U और इधर हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और देख सकते थे कि अगर हमको ठीक है, जूम नहीं हो रहा, जूम इन, इधर देखिए, हम अगर यहां से ये बात करते कि अगर हमको u गिवन ना होता तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते, u भी गिवन ना होता और थीटा भी गिवन ना होता, और ये बोला जाता है कि इन दोनों को सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके पास जो टर्म यहां पर आया है ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में क्या करते आप, इस वाली इक्वेशन को आप स्क्वायर कर लेते और उसमें डिवाइड कर देते। जब स्क्वायर करते तो क्या होता, ये वाला टर्म हमारे पास, ये वाला स्क्वायर u हमारे पास, हमने क्या बोला u गिवन नहीं है, तो यहाँ पर u स्क्वायर दिया है, यहाँ पर आपके u दिया है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 16 u स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g का स्क्वायर, और वहां पर आपके पास साइन यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर साइन कट जाता, एक वहां का कॉस, एक साइन टेन बन जाता, ठीक है, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन में मैंने आपको कुल मिला के बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकता है। फाइनली हमारे पास केस 1 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसमें कि रेंज का जो फॉर्मेट है, वो रेंज को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, और रेंज के और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रेंज के फॉर्मेट में क्या होता है, उससे संबंधित हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। पहला केस कंप्लीट हुआ इसका, ठीक, ओके बेटा।